नॉर्मलिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोलारिटी। मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम हमेशा आपको लीटर में लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट कर दिए, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एम से डिनोट कर दिए, और वॉल्यूम को पी से, ठीक है। अब हमें पता है क्या कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास, ठीक है। गिवन मास अपॉन में मोलर मास या मोलिकुलर मास, ठीक है। तो इस मोलारिटी m इक्वल टू m के पोजीशन पे ये लिख सकते हैं हम लोग, गिवन मास बाई मोलर मास इनटू v, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये मोलारिटी m इक्वल टू, अब देखो हमें जस्ट पढ़े मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, इसी को स्ट्रेंथ बोले। जस्ट नेक्स्ट टॉपिक था मास बाय वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और डिवाइड में क्या हो गया, मोलर मास, डिवाइड में यहाँ पे क्या हो गया, मोलर मास। अगर हमें इसके नीचे वन लिखे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हम एक लाइन यहाँ से ये लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलारिटी, मोलारिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। स्ट्रेंथ अगर निकालना हो, ठीक है, और मोलारिटी अगर दे दिया तो मोलारिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये अच्छा टॉपिक है, इसे ध्यान रखना है। अब थोड़ा एक दो पॉइंट और जान लो, ये जो मोलारिटी है ना, मोलारिटी, मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। अब जब वॉल्यूम चेंज होगा तो भाई मोलारिटी भी चेंज होगा। टेम्परेचर का रिलेशन किसके साथ है, वॉल्यूम का। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज किए या डिक्रीज किए तो वॉल्यूम इफेक्ट होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम इफेक्ट होगा तो मोलारिटी को चेंज करेगा। मतलब ये जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर या वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसको नोट कर दो। नेक्स्ट जो टॉपिक है अब वो हमें देखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, मोलारिटी, मोलारिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे। मोलारिटी को कैपिटल M से, मोलारिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो मोलारिटी है, मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, वॉल्यूम नहीं लेते हैं। मोलारिटी, इससे पहले जो मोलारिटी था उसमें हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिए, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिए थे, ठीक है। तो मोलारिटी स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, मोल पे क्या लिख सकते हैं, गिवन मास, गिवन वेट बाई मोलर मास, और ये क्या मास ऑफ
इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ देखना मोलारिटी जो था टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। जो मोलारिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पिछले मोलारिटी में यहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे क्या है, मास। तो मास चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मोलारिटी इंडिपेंडेंट बाई टेम्परेचर। मोलारिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस मोलारिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल बाई मास लिखा हुआ है। ठीक है, तो मास जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो मास चेंज नहीं होगा तो मोलारिटी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए? और ये अच्छा टॉपिक है। एक चीज और, अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है मोलर सॉल्यूशन, मोलर, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना कि मोलर सॉल्यूशन है, मींस मोलालिटी जो हुआ, मोलालिटी वो इक्वल टू 1 है। अगर न्यूमेरिकल में मोलर सॉल्यूशन लिख दिया तो अपने आप समझ जाना कि मोलालिटी 1 होगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में मोलर सॉल्यूशन लिख दिया, मोलर, अगर क्वेश्चन में मोलर सॉल्यूशन लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया मोलारिटी इक्वल टू 1। मोलर तो मोलारिटी 1, मोलर तो मोलारिटी 1। समझ गए? सब न्यूमेरिकल में यूज होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और है क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब ये मोल फ्रैक्शन क्या है, अब जैसे 2 या 2 से अधिक अगर होगा कंपोनेंट सब्सटेंस तो उसका मोल। अब जैसे यहाँ मान लो कि सॉल्यूट को ए से डिनोट किए और इसके नंबर ऑफ मोल, ए का जो नंबर ऑफ मोल है उसे एन ए से डिनोट कर दिए। ठीक है, दूसरा मान लो सब्सटेंस है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को बी डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ मोल जो है वो लिख दिए एन बी। ठीक है, सोल्यूट ए सॉल्वेंट बी, दोनों का मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए और एन बी से डिनोट करती है। अब ध्यान से सुनना, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मान लो ए का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ध्यान से सुनिए, जिसका मोल फ्रैक्शन ए, इसको डिनोट करेंगे एक्स ए इस तरह से। ठीक है, और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा ए बी सी, जिसका भी, उसके मोल न्यूमेरिकल लिखना है। ठीक है, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, या सॉल्यूट। नीचे में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। नीचे टोटल जैसे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी लेना होगा। देखो ए का निकालना था तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए ऊपर लिखेंगे, बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी ऊपर लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी नीचे में टोटल मोल। ठीक है, सारे कंपोनेंट मिला के टोटल एन प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है,
अब मोल फ्रैक्शन, सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो वो आता है 1। ठीक है, तो जरा दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं ना, देखो सारे मोल को ऐड करते हैं, जैसे XA प्लस XB, ये क्या हो जाएगा NA बाई NA प्लस NB, यहाँ दिख रहा है। दूसरा क्या है NB, इधर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखो अगर एलसीएम लेके अगर ऐड करेंगे तो नीचे एलसीएम Na प्लस NB हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा Na प्लस NB। अब देखो सेम है, करके कितना आ गया 1, वही बोलना चाह रहे हैं, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे है? तो अगर हम बोलना चाहें तो वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B निकल के कितना आएगा टोटल 1। मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करते हैं तो निकल के कितना आएगा 1 आएगा। मान लो कभी कभी क्या करता है, किसी एक का मोल फ्रैक्शन दे दिया, दूसरे का निकालना है, 1 में से माइनस कर देंगे। मान लो हमें XA निकालना है, XB दे दिया तो 1 माइनस XB कर लेंगे, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है ना, किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, किसी एक का दे दिया तो 1 में से माइनस कर देंगे, टोटल मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी मोल फ्रैक्शन अगर निकाला है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर लिखना है, जैसे ए का निकाला है, ए का मोल ऊपर लिखेंगे, नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल लिखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा बार बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे तो थोड़ा याद हो जाएगा, धीरे धीरे न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है नॉर्मलिटी। इधर दिख रहा है? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को एन, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये नॉर्मलिटी इक्वल टू ज़्यादा हो देखना, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मलिटी एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम लीटर में देते हैं। क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट जिसका मोल बॉडी होता है उसका ग्राम इक्विवेलेंट बॉडी होता है। ठीक है, और वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आएगा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। अब यहाँ पे ये वर्ड जो है ग्राम इक्विवेलेंट, तो फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये देखो ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास, गिवन नो 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 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब देखो ये है ग्राम इक्विवेलेंट, ये है इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास भी नहीं पता, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब फिर से यहाँ पे आ गया n फैक्टर क्या, ये भी नहीं पता। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग n फैक्टर क्या होता है, इस पे बात करते हैं। ये देखो n फैक्टर है, n फैक्टर। अब जैसे कोई एसिड है, ठीक है, अब ये एसिड है जैसे HCl, Cl अगर ब्रेक किया तो H प्लस और Cl माइनस में, इसी तरह से H2SO4 है, ब्रेक किया 2H प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, तो एसिड है, एसिड का
होता है। बेसिसिटी मतलब क्या, HCl कितने H प्लस आयन को रिलीज हुआ, एसिड जितना H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, एंड फैक्टर। जैसे HCl में सिंगल H प्लस रिलीज हुआ तो इसका एंड फैक्टर क्या होगा, इसका एंड फैक्टर क्या होगा, एंड फैक्टर 1 हो जाएगा। इसी तरह देखो H2SO4 है, तो H2SO4 है, ये 2H प्लस किया, ठीक है, तो 2H प्लस किया तो इसके एंड बनाएंगे 2 हो जाएगा। नीचे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा था, ये यहाँ तक ठीक है। अब आ जाओ बेस के लिए। अब कोई अगर बेस है, मान लो NaOH, ये अगर ब्रेक करेगा आयंस में तो Na प्लस OH माइनस में, तो अगर ये बेस है तो कितने OH माइनस को रिलीज कर रहा है, अगर OH माइनस 1 हुआ एंड फैक्टर 1 होगा। अगर हम सोल्ट के कंडीशन में बात करें, जैसे मान लो NaCl सोल्ट है, ये ब्रेक करेगा Na प्लस Cl माइनस, तो इसमें करना क्या है, कैटायन दिख रहा है ना इतना तक, हाँ, कैटायन और एनायन का अगर बात करें तो या तो कैटायन पे या तो एनायन पे टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है। जैसे ये Na प्लस, तो Na प्लस में सिंगल वन है, इसका एंड फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और कोई सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे दिख रहा है ना। अब जैसे देखो, मान लो अपने एक सॉल्ट है ZnSO4, ठीक है, इसका एंड फैक्टर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, ZnSO प्लस 2 और SO4 2 माइनस, या तो कैटायन, ये प्लस वाले कैटायन बोलते हैं, माइनस वाले को एनायन बोलते हैं, या तो कैटायन, हम कैटायन कितने टोटल चार्ज है प्लस 2, इसका एंड फैक्टर 2 होगा। या तो अगर एनायन को लेके चलना है तो एनायन में भी देखो कितने टोटल माइनस है, -2 है, तो इसके भी एंड फैक्टर 2 होगा, चाहे कैटायन से कंपेयर करो या तो एनायन से करो, ठीक है, तो एंड फैक्टर वही होगा। अब ध्यान से फिर से सुनना, नॉर्मलिटी एक टर्म था, तो नॉर्मलिटी का रिलेशन है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर है, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता था, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। फिर से इक्विवेलेंट मास नहीं पता था, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। फिर एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर क्या होता है, एसिड या बेस, एसिड कितना प्लस लूज करता है, बेस कितना OH माइनस लूज करता है। या अगर सॉल्ट का बात करें, कितना ब्रेक करने के बाद कैटायन या एनायन पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कितना एनायन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जितना प्लस माइनस चार्ज आएगा वो इसका एन फैक्टर होगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, 12th में भी यूज होगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, वहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है ना, तो इसको नोट करो।